वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। आज हम एक सफर पर निकलेंगे, एक ऐसा सफर जो वक्त में पीछे जाता है, लगभग 2500 साल और पूरे भारत में फैला हुआ है। ये सफर बादशाहों का नहीं बल्कि विचारों का है। हम उन कदमों के निशानों पर चलेंगे जो एक ऐसी फिलॉसफी के हैं जिसका जन्म इस धरती पर हुआ, द धम्मा फुटप्रिंट। सोचिए इस बात की गहराई को। हम एक ऐसी आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं जिसने भारत में जन्म लेकर बिना एक भी गोली चलाए दुनिया के आधे से ज्यादा दिलों पर राज किया। यही है धम्मा के पट चिन्हों की यात्रा। तो हमारी आज की ये यात्रा, ये एक्सप्लोरेशन, इसका रोड मैप क्या है? देखिए, इसे हमने 6 पड़ावों में बांटा है। सबसे पहले हम बुद्धा के जीवन से जुड़ी कोर साइट्स को देखेंगे। फिर हम चलेंगे प्राचीन भारत की आईवी लीग्स यानी महाविहारास को एक्सप्लोर करने। उसके बाद डेक्कन के पहाड़ों में तराशी गई रॉक कट गुफाओं के वंडर्स को समझेंगे। वहां से हम हिमालय के ऊंचे गोम्पास की तरफ बढ़ेंगे और फिर धम्मा का पैन इंडियन रीच ईस्ट से लेकर साउथ तक देखेंगे। और आखिर में इस पूरी विरासत की लिविंग ब्रीदिंग लेगेसी को फील करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं अपनी यात्रा। देखिए, किसी भी तीर्थ यात्रा की शुरुआत उसके मूल से, उसके ओरिजिन से होती है, और बुद्धिज्म का मूल है स्वयं बुद्धा और उनका जीवन। इसीलिए हम चतुर महास्थाना को एक्सप्लोर करेंगे। यहां चतुर का मतलब है 4 और महास्थाना मतलब ग्रेट प्लेसेस। तो ये है द 4 प्राइमरी पिलर्स ऑफ द फेथ। ये 4 स्थान असल में बुद्ध के जीवन के वो 4 सबसे इंपॉर्टेंट मोड़ हैं, द 4 डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट्स, जिन्होंने उनकी यात्रा को दिशा दी। पहला, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, द मोमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट यानी बोध गया। दूसरा, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, द फर्स्ट सर्मन यानी सारनाथ। तीसरा, जहां उन्होंने अपना शरीर त्यागा, जिसे कहते हैं द फाइनल रिलीज और महापरिनिर्वाण यानी कुशीनगर। और चौथा स्थान जहां उनका बचपन बीता, पिपरावा, जिसे एंशिएंट कपिलावस्तु माना जाता है। तो सबसे पहले बोध गया, ये समझिए कि बुद्धिस्ट वर्ल्ड का एपी सेंटर है। इससे पवित्र स्थल कोई नहीं। यहीं उस बोधि ट्री के नीचे सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान मिला और वो बुद्धा बने। आज जो हम वहां महाबोधि टेम्पल देखते हैं, जिसका एक डिस्टिंक्टिव पिरामिडल स्पाया है, वो गुप्ता पीरियड में बना था। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि यहां सबसे पहला स्ट्रक्चर एम्परर अशोका ने बनवाया था। और यहां पर है वज्रसना या डायमंड थ्रोन। ये उस एग्जैक्ट स्पॉट को मार्क करता है जहां बुद्धा मेडिटेशन में बैठे थे। इनलाइटमेंट के बाद बुद्ध सारनाथ आए। ये वो जगह है जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धम्म चक्क पवत्ताना सुत्ता कहते हैं। इसका मतलब है सेटिंग द व्हील ऑफ धम्मा इन मोशन, यानी उन्होंने यहां से ज्ञान के एक नई सोच के पहिए को गति दे दी। इसलिए ये बुद्धिस्ट टीचिंग्स का बर्थ प्लेस है। यहां का धमेक स्तूपा, जो एक मैसिव सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है और सारनाथ का एक लैंडमार्क है, उसी स्थान को मार्क करता है। अच्छा, यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आता है। सारनाथ में हमें अशोकन पिलर भी मिलता है और उसके ऊपर वो फेमस लायन कैपिटल। 4 शेर एक दूसरे से पीठ सटाए चारों दिशाओं में देख रहे हैं। कभी सोचा है कि ये एंशिएंट सिंबल आज आजाद भारत का नेशनल एम्ब्लेम क्यों है? इसके पीछे एक गहरी वजह है, क्योंकि यह सिंबल भारत की उस ग्लोरियस पास्ट, रूल ऑफ लॉ यानी धम्मा का शासन और शांति के यूनिवर्सल मैसेज को रिप्रेजेंट करता है। और यही आइडियल्स आज भी हमारे देश के आदर्श हैं। यात्रा का अगला पड़ाव थोड़ा गंभीर है, कुशीनगर। यह वो स्थान है जहां बुद्धा का महापरिनिर्वाणा हुआ। अब महापरिनिर्वाणा का मतलब है द फाइनल रिलीज फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो यह एक बहुत ही शांत और सोलम महत्व वाली जगह है। यहां बुद्धा की 6.1 मीटर लंबी लेटी हुई प्रतिमा है और रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैच्यू, जो उनके अंतिम क्षणों को दर्शाती है। और पास में ही रामाभार स्तूपा है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो अब तक हमने बुद्धा के जीवन से जुड़ी जगहों को देखा, लेकिन उनके बाद उनकी टीचिंग्स का क्या हुआ? उन्हें आगे कौन ले गया? इसके लिए हमें उन जगहों पर चलना होगा जहां इन टीचिंग्स को एक इंस्टीट्यूशनल, एक एकेडमिक फॉर्म दिया गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाविहारास की। आप इन्हें प्राचीन भारत की आईवी लीग्स कह सकते हैं। ये सिर्फ मॉनेस्ट्रीज नहीं थे, दे वर द वर्ल्ड्स फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज। इसका स्केल, इसका आकार समझने के लिए बस एक नंबर ही काफी है, 10,000।
जी, 10,000 स्टूडेंट्स एक टाइम पर नालंदा महाविहार में पढ़ते थे और ये स्टूडेंट्स पूरे एशिया से, चाइना, कोरिया, तिब्बत, सेंट्रल एशिया यहाँ आते थे। जरा कल्पना कीजिए, 5th से 12th सेंचुरी तक इंडिया बुद्धिस्ट लॉजिक, मेडिसिन और फिलॉसफी का ग्लोबल हब था और नालंदा उसका दिल था। चलिए इन एंशिएंट यूनिवर्सिटीज को थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं, जैसे आज हम आईआईटीज या आईआईएम्स को कंपेयर करते हैं। नालंदा जैसे गुप्ता किंग्स का पेट्रोनेज हासिल था, लॉजिक और फिलॉसफी के लिए फेमस था। वहीं विक्रमशिला जिसे पाला किंग धर्मपाला ने स्टैब्लिश किया, वज्रयाना बुद्धिज्म का एक मेजर सेंटर था। वज्रयाना जिसे तांत्रिक बुद्धिज्म भी कहते हैं, रिचुअल्स और मेडिटेशन के जरिए एनलाइटनमेंट के एक्सेलरेटेड पाथ्स पर फोकस करता है। और फिर था ओडिशा में पुष्पगिरी जिसे कलिंगा किंग्स का संरक्षण मिला। ये महायाना फिलॉसफी का एक बड़ा सेंटर था। महायाना यानी ग्रेट व्हीकल सभी जीवों को एनलाइटनमेंट दिलाने के लिए बोधिसत्वा के पाथ पर जोर देता है, तो हर एक की अपनी स्पेशलाइजेशन थी। अब हम अपनी यात्रा का ना सिर्फ टॉपिक बल्कि ज्योग्राफी भी बदल रहे हैं। नॉर्थ इंडिया के मैदानों से चलिए सीधे वेस्ट इंडिया के डेक्कन प्लेटो की तरफ। यहाँ महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स में बुद्धिज्म ने खुद को एक बहुत ही यूनिक तरीके से एक्सप्रेस किया, पहाड़ों को काट कर बनाई गई गुफाओं के रूप में। ये रॉक कट आर्किटेक्चर का एक स्टनिंग एग्जाम्पल है। यहाँ हमें दो फंडामेंटल टाइप्स के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं और इनका डिफरेंस समझना आगे के लिए बहुत जरूरी है। पहला है चैत्यगृह। ये एक प्रेयर हॉल था, एक ऐसी जगह जहां लोग पूजा और प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते थे और इसके सेंटर में एक स्तूपा होता था। दूसरा है विहारा। ये एक मोनास्ट्री था, यानी मॉन्क्स के रहने के लिए रेजिडेंशियल क्वार्टर्स। तो सिंपल शब्दों में चैत्या पूजा के लिए और विहारा रहने के लिए। चैत्या इज फॉर वर्शिप, विहारा इज फॉर रेजिडेंस। इतना याद रखेंगे तो आगे सब आसान हो जाएगा। जब भी हम रॉक कट केव्स की बात करते हैं ना, तो अजंता का नाम सबसे पहले आता है। क्यों? अपनी बेमिसाल म्यूरल्स और फ्रेस्कोस के लिए। फ्रेस्कोस वेट प्लास्टर पर की गई पेंटिंग्स होती हैं और इन पेंटिंग्स में क्या है? इनमें जातक टेल्स को दिखाया गया है। तो जातक टेल्स बुद्धा के पिछले जन्मों की कहानियां हैं। इमेजिन कीजिए आप एक कम रोशनी वाली गुफा में चल रहे हैं और दीवारें कंपैशन और विजडम की रंग बिरंगी कहानियों से जिंदा हो उठती हैं। इट्स अ ट्रेजरी ऑफ एंशिएंट इंडियन आर्ट। अगर अजंता आर्ट का पीक है तो कार्ला केव्स, वेल, वो आर्किटेक्चरल ग्रैंड्योर का, वास्तुकला की भव्यता का पीक है। यहाँ इंडिया का सबसे बड़ा चैत्य ग्रह है। इसके कॉलम्स 15 मीटर ऊंचे हैं। जरा सोचिए, उस जमाने में एक ही चट्टान को तराश कर इतने विशाल और खूबसूरत पिलर्स बनाना, ये उस समय की इंजीनियरिंग का क्या अद्भुत नमूना रहा होगा। चलिए अब डेक्कन के पठारों से निकलकर हम चलते हैं सीधा नॉर्थ की तरफ, हिमालय की ऊंचाइयों पर। जब बुद्धिज्म इन कठिन इलाकों में पहुंचा तो उसने एक नया रूप लिया जो वहां के टफ एनवायरनमेंट के अनुकूल था। यहां हम गोम्पास को एक्सप्लोर करेंगे, यानी द मोनेस्ट्रीज ऑफ द हाई माउंटेन्स। तो ये गोम्पा आखिर है क्या? देखिए, अ गोम्पा इज इसेंशियली अ फोर्टिफाइड मोनेस्ट्री, मतलब एक किले बंद मठ। ये हिमालयन रीजन में टिबेटन बुद्धिज्म का एक की फीचर है और ये सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं होता, बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल सेंटर भी होता है। इट्स द फोकल पॉइंट ऑफ लाइफ फॉर द एंटायर लोकल कम्युनिटी। तो चलिए हिमालय में एक छोटा सा टूर करते हैं, वेस्ट से ईस्ट। सबसे पहले लद्दाख, जहां आलची गोम्पा है जो अपनी कश्मीरी स्टाइल वॉल पेंटिंग्स के लिए अनोखा है। फिर हिमाचल की स्पीति में है ताबो मोनेस्ट्री, जो अपनी पुरानी और खूबसूरत म्यूरल्स के लिए इतना फेमस है कि इसे अजंता ऑफ द हिमालयाज भी कहते हैं। और पूरब की तरफ बढ़े तो सिक्किम में है रमटेक मोनेस्ट्री, जो कर्मा काग्यू लिनेज का एक इंपॉर्टेंट सीट है। और आखिर में अरुणाचल प्रदेश में तवांग मोनेस्ट्री, यह भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। अब तक हमने देखा कि बुद्धिज्म नॉर्थ में, वेस्ट में और हिमालयाज में फैला, लेकिन क्या यह वहीं तक सीमित था? बिल्कुल नहीं। हमारी यात्रा अब हमें दिखाएगी कि धम्मा की पहुंच पूरे भारत में थी, ईस्ट से लेकर साउथ तक, और इसने रीजनल कल्चर्स के साथ इंटीग्रेट होकर नए रूप लिए। ईस्ट इंडिया की बात करें तो ओडिशा का धौली एक ऐतिहासिक, हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट साइट है। क्यों? क्योंकि ये वही जगह है जहां कलिंगा वॉर के बाद एम्परर अशोका का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने हिंसा का त्याग कर धम्मा का मार्ग अपनाया। यह इंडियन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। यहां चट्टान को काटकर बनाया गया हाथी और रॉक कट एलिफेंट भारत की सबसे पुरानी पत्थर की मूर्तियों में से एक है, विच इज अ सिंबल ऑफ द बुद्धा।
और अगर हम साउथ की तरफ चलते हैं तो यहाँ एक रिच कंटिन्यूअस हिस्ट्री नजर आती है। एंशिएंट तमिलनाडु में नागापट्टनम सिर्फ महायाना बुद्धिज्म का एक बड़ा सेंटर ही नहीं, बल्कि एक बस्लिंग सीपोर्ट था, एक गेटवे जहां से बुद्धिस्ट मॉन्क्स और आइडियाज साउथ ईस्ट एशिया तक ट्रैवल करते थे। और यह परंपरा आज भी जिंदा है। आज कर्नाटका का बाइलोकुप्पे, जो एक बड़ी तिब्बतन रेफ्यूजी सेटलमेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा निंगमा टीचिंग सेंटर होस्ट करता है। द निंगमा स्कूल इज द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 मेजर स्कूल्स ऑफ टिबेटन बुद्धिज्म। यह दिखाता है कि कैसे परंपरा अडैप्ट करती है, सर्वाइव करती है और थ्राइव करती है। तो अब हम अपनी इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। इन सभी जगहों को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ कुछ रूइंस या टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये आज भी एक जीवित, एक सांस लेती हुई विरासत है। अ लिविंग ब्रीदिंग लेगेसी। ये ह्यूमन अचीवमेंट के अलग अलग पहलुओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पूरी यात्रा को, इस विरासत को अगर हमें समराइज करना हो तो हम इसे 4 हिस्सों में देख सकते हैं। बोध गया हमें स्पिरिचुअलिटी की विरासत देता है, अ लेगेसी ऑफ स्पिरिट। नालंदा हमें इंटेलेक्ट की विरासत देता है, अ लेगेसी ऑफ इंटेलेक्ट। अजंता हमें कला की विरासत सौंपता है, अ लेगेसी ऑफ आर्ट। और धौली का हाथी जैसी संरचनाएं हमें आर्किटेक्चर की विरासत दिखाती हैं, अ लेगेसी ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये एक मल्टी फैसेटेड लेगेसी है। ये सफर, सोचिए, ये लगभग 2500 साल पहले शुरू हुआ था। तो आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में असली सवाल यह है कि इसके कदमों के निशान, इसके फुटप्रिंट्स हमें आज क्या सिखा सकते हैं। शांति, सहिष्णुता और ज्ञान की खोज के ये रास्ते आज की दुनिया के लिए कितने रेलेवेंट हैं, ये सोचने का विषय है। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, like, share and subscribe to the channel.